हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिविल अपील संख्या 14,856 वर्ष 2024 में दिए गए न्याय निर्णय की, जो दिनांक 5/12/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति द्वय श्री विक्रमनाथ एवं श्री संदीप मेहता द्वारा सोनिया विर्क बनाम रोहित वत्स मामले में दिया गया है, जिसका न्यूट्रल साइटेशन 2025 INSC 1390 है एवं जो ऑल इंडिया रिपोर्टर जनरल के जनवरी अंक में प्रकाशित की गई है, जिसका साइटेशन AIR 2026 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 38 वो इक्विवेलेंट साइटेशन AIR ऑनलाइन 2025 सुप्रीम कोर्ट 1149 है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 उपधारा 1 खंड IA जो क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की बात करता है के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बतलाया कि पक्षकार एक दूसरे से 13 वर्षों से अधिक समय से पृथक रह रहे थे और उनके बीच वैवाहिक संबंध के पुनर्स्थापना हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया एवं तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि इतने वर्षों के दौरान पक्षकारों के संबंध काफी करवाट वाले हो गए थे, जबकि उनकी 17 वर्षीय पुत्री, जिसका देखरेख एवं भविष्य की सुनिश्चितता सबसे महत्वपूर्ण थी, न्यायालय ने कहा कि जब पक्षकारों के बीच वैवाहिक जीवन के कानूनी बंधन को बनाए रखने का कोई मायने नहीं रह गया है, तब यह वैवाहिक बंधन अब ना तो पक्षकारों या उनके बच्चों को कोई पोषण देने वाला है और यदि इसे कायम रखा जाता है तो उनके जीवन में और यह कटुता लाएगी एवं उनके विकास में बाधक बनेगी और वे अपना जीवन सम्मानपूर्वक नहीं जी पाएंगे। अतएव न्यायालय ने माना कि पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध टूट चुका है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए न्याय हित में पक्षकारों का सभी प्रकार के हित को ध्यान में रखते हुए विवाह विच्छेद किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवाह विच्छेद डिक्री को सही माना। उक्त न्याय निर्णय में अपीलार्थी पत्नी एवं 17 वर्षीय पुत्री के भविष्य को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी निर्वाह निधि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। आइए अब पूरा जजमेंट को पारा वाइज पढ़ते हैं। जैसा कि आप PDF में देख पा रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से इस जजमेंट को डाउनलोड किया गया है। आप लेफ्ट अपर साइड कॉर्नर में आप इसका साइटेशन देख पा रहे होंगे 2025 INSC 1390, जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस जजमेंट के ऑर्डर हैं जस्टिस मिस्टर विक्रमनाथ, पारा 1। द प्रेजेंट अपील arises from the judgment dated 28th August 2024 passed by the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh in FAO number so and so, whereby the High Court set aside the judgment dated 11 April 2023 of the Family Court, granted a decree of divorce and awarded a sum of rupees 30 lakhs as permanent alimony to the appellant's wife। इसमें बताया गया है कि जो प्रेजेंट अपील जो अराइज हुआ है वह हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के द्वारा पारित किए गए डिक्री ऑफ डिवोर्स के अगेंस्ट लाया गया, जिसमें जो है हाई कोर्ट ने जो है 11 अप्रैल 2023 को फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त किया और इसमें हाई कोर्ट ने परमानेंट एलिमनी के रूप में अपेलेंट वाइफ को जो है 30 लाख रुपए प्रदान करने का आदेश दिया। पारा 2, द ब्रीफ फैक्ट्स गिविंग राइज टू द प्रेजेंट प्रोसीडिंग आर एज फॉलो। द मैरिज बिटवीन द appellant वाइफ एंड रिस्पोंडेंट हस्बैंड was solemnized on 6th of December 2008 in accordance with Hindu rites and ceremonies। पक्षकारों का विवाह की तिथि दी गई है इसमें 6 दिसंबर 2008 को अपीलार्थी और उत्तरदाता रिस्पोंडेंट की शादी जो है 6 दिसंबर 2008 को हुई थी हिंदू विधि के तहत। At the time, the respondent husband was undergoing training as a judicial officer at the Judicial Academy, Chandigarh। जिस समय विवाह हुआ उस वक्त जो रिस्पोंडेंट है, हस्बैंड जो है, वो एज ए जुडिशियल ऑफिसर के रूप में जुडिशियल एकेडमी चंडीगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे थे। एंड द अपीलेंट वाइफ वाज प्रैक्टिसिंग एज एन एडिशनल एडवोकेट जनरल, जबकि पत्नी जो अपीलार्थी है वो एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में वो कार्य कर रही थी।
आगे देखते हैं। प्रेजेंटली द रिस्पोंडेंट हस्बैंड इज पोस्टेड एज ए फैमिली कोर्ट जज एट जामनगर हरियाणा एंड द अपेलेंट वाइफ इज नो लॉन्गर प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। वर्तमान में बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड हैं वो फैमिली कोर्ट जज एट जामनगर हैं, वहाँ पोस्टेड है हरियाणा में, जबकि अपेलेंट वाइफ जो है वो अब प्रैक्टिस में नहीं है, वकालत के पेशे में नहीं है। आगे देखते हैं। ए डॉटर वाज बोर्न टू द पार्टीज ऑन 13 नवंबर 2009। उनके वैवाहिक संबंधों से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई 13 नवंबर 2009 को। On 27th November 2018, the respondent husband instituted a petition for divorce under Section 13, subsection 1, clause IA of the Hindu Marriage Act 1955 on the ground of cruelty. 27 नवंबर 2018 को जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड हैं वो एक डिवोर्स केस फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लाउज IA हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी के आधार पे यह मुकदमा दायर करते हैं। द पिटीशन वाज विथड्रॉन ऑन 4 जनवरी 2019 विथ लिबर्टी टू फाइल ए फ्रेश पिटीशन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जबकि यह जो पिटीशन फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट हस्बैंड के द्वारा, वो उस पिटीशन को विड्रॉ कर लेते हैं 4 जनवरी 2019 को विथ लिबर्टी टू फाइल ए फ्रेश पिटीशन, इस लिबर्टी के साथ कि पुनः जो है उसी कॉज ऑफ एक्शन पे बाद हेतु पर पुनः बाद लाएंगे। आगे देखते हैं। ऑन द 8 मार्च 2019 द रिस्पोंडेंट हस्बैंड फाइल ए सेकंड पिटीशन ऑन द सेम ग्राउंड। 8 मार्च 2019 को पुनः उसी कॉज ऑफ एक्शन पे उसी बाद हेतु पर पुनः रिस्पोंडेंट हस्बैंड के द्वारा जो है मुकदमा दाखिल किया जाता है, विच वाज रिटर्न फॉर वांट ऑफ जुरिडिक्शन। लेकिन इसे लौटा दिया जाता है, बाद पत्र को लौटा दिया जाता है क्योंकि यह जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता था उस कोर्ट के, इसलिए फॉर वांट ऑफ जुरिडिक्शन उसको रिटर्न कर दिया जाता है। Thereafter, on 5th October 2019, the respondent husband instituted a present divorce petition before the competent court at SAS नगर मोहाली। तो पुनः चूंकि जुरिडिक्शन के आधार पे उन्हें वादपत्र को वापस किया गया था, इसलिए पुनः वो जो है सही जुरिडिक्शन में जो कोर्ट जो था SAS नगर मोहाली में था, वह पुनः जो है डिवोर्स पिटीशन को वो फाइल करते हैं। Upon considering the pleadings and evidence, the family court by order dated 11th April 2023 dismissed the petition holding that the allegation of cruelty was not proved. न्यायालय ने प्लीडिंग्स को देखते हुए और एविडेंस को देखते हुए जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने 11 अप्रैल 2023 को उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और उस कोर्ट ने माना कि जो क्रुएल्टी का जो एलिगेशन लगाया गया है उसे प्रूव नहीं किया जा सका, साबित नहीं किया जा सका। In fact, it was the respondent husband who had subjected to appellant's wife to act of cruelty. जबकि यहाँ तक कहा गया कि ये जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड ही है उन्होंने ही अपराधी पत्नी के साथ जो है कि क्रुएल्टी किया है। Aggrieved thereby, the respondent husband preferred an appeal before the high court. इससे व्यथित होकर रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वह हाई कोर्ट पे अपील दायर करते हैं। The High Court, by the impugned judgment, allowed the appeal and granted a decree of divorce. हाई कोर्ट ने उस अपने प्रसंगत जो जजमेंट है उसमें जो अपील को अलाउ किया, रिस्पोंडेंट के अपील को अलाउ किया और उन्हें डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट किया। It observed that it would not be in the interest of either spouse or their daughter to compel the parties to decide together. इसमें न्यायालय ने माना, उच्च न्यायालय ने माना कि पति पत्नी और उनके बच्चों को यह कंपेल नहीं किया जा सकता कि उन्हें साथ रहने के लिए, क्योंकि उन्होंने पाया कि यह उनके हित में नहीं होगा। बेस्ड ऑन द ऑफर मेड बाय द रिस्पोंडेंट हस्बैंड, द हाई कोर्ट अवार्डेड ₹30 लाख एज परमानेंट एलिमनी टू द अपलेंट वाइफ। चूंकि खुद कंसेंट था रिस्पोंडेंट हस्बैंड का कि वह परमानेंट एलिमनी के रूप में 30 लाख रुपया देंगे, इस आधार पे उनके कंसेंट के आधार पे जो है कि हाई कोर्ट ने 30 लाख एलिमनी देने का आदेश पारित किया। It further directed that on the maturity of LIC policy purchased by the respondent husband, the amount of ₹41 lakhs shall be deposited in the account of the daughter. और ये भी डायरेक्शन दिया गया कि जो LIC पॉलिसी परचेज किया गया है रिस्पोंडेंट हस्बैंड के द्वारा 41 लाख रुपए
का वो जो है कि बेटी के अकाउंट में उसके मैच्योरिटी के बाद जो है कि उनकी बेटी के अकाउंट में डाला जाए। That a sum of rupees 30,000 per month shall be deposited by the respondent husband in his daughter's account until she is able to maintain herself. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रति माह 30,000 रुपए उन्हें अपने बेटी के अकाउंट में डालना है ताकि अपने जीवन का निर्वाह कर सके, और तब तक करना है जब तक वो उस अपने आप को मेंटेन करने के काबिल ना हो जाए। That he shall bear all expenses towards her marriages. और उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पुत्री के शादी में जो भी खर्च होंगे वो भी एक्सपेंसेस रिस्पोंडेंट के द्वारा किया जाएगा। एंड दैट ही शैल नॉट इनहेरिट हर फ्रॉम हिज स्टेट। और ये भी कहा कि उन्हें संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते, अर्थात पुत्री को जो अधिकार है संपत्ति में, रिस्पोंडेंट हस्बैंड की संपत्ति में, उससे बेदखल नहीं की जा सकती। एग्रीव देयर अपलेंट वाइफ हैज अप्रोच्ड दिस कोर्ट। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से एग्रीव होकर अपलेंट वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया। We have heard learned senior counsel for the parties and carefully perused the material record. सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी पक्षकार हैं उनके सीनियर काउंसिल को सुना, उनके मटेरियल जो ऑन रिकॉर्ड थे उन्हें पेरूज किया। आगे देखते हैं। रिगार्डिंग द चैलेंज टू द डिग्री ऑफ डिवोर्स, न्यायालय का कहना है वी फाइंड दैट दो द अपलेंट बाय अपोजेस द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज दैट दे लिव अपार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि जो है कि अपलेंट वाइफ के द्वारा जो है डिसोल्यूशन मैरिज के खिलाफ जो है अपील दायर किया गया है, लेकिन दोनों पक्षकारों के इंटरेस्ट को देखते हुए न्यायालय का कहना था कि उन्हें अलग रहना चाहिए। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट द पार्टीज हैव बीन रिजाइडिंग सेपरेटली सिंस 2012। न्यायालय ने कहा कि यह जो है स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकार जो है एक दूसरे से 2012 से अलग रह रहे हैं, विच इज मोर देन 13 ईयर्स नाउ, जो कि 13 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। एंड नो सब्सटेंशियल और मीनिंगफुल एफर्ट हैज बीन मेड इन रिसॉर्टिंग देयर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। और उनके वैवाहिक संबंध के पुनर्स्थापना हेतु किसी प्रकार का सार्थक प्रयास भी नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। द हाई कोर्ट नोटेड दैट एवरी एंडेवर वाज मेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन और अल्टरनेटिवली एन एमिकल सेपरेशन। यहाँ पाया सर्वोच्च न्यायालय ने कि हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि बहुत सारे प्रयास किए गए कि पॉसिबिलिटी देखी गई कि उनके आपस में जो है मैटर रिकॉन्साइल हो जाए या आप भी अलग हो जाए। However, given the conduct and attitude of both parties, लेकिन दोनों पक्षकारों के कंडक्ट को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए न्यायालय को लगा कि नो वायबल सॉल्यूशन कुड बी रीच्ड, कोई समाधान इसका नहीं है। द हाई कोर्ट आल्सो इंटरेक्टेड विद द पार्टीज इन पर्सन। हाई कोर्ट ने अलग अलग पक्षकारों को बुलाकर इंटरेक्ट भी किया एंड फाउंड द मैरिज टू हैव बीन ब्रोकन डाउन इरिट्रीवेबली। मतलब अब इसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता उसके वैवाहिक संबंधों को। हाई कोर्ट ने यह माना कि उनका संबंध जो है टूट चुके हैं। Pursuant to our direction, both parties were present before this court as well. अब इस न्यायालय ने भी जो है कि दोनों पार्टीज को बुलाया। From their submission and the material placed on the record, जो भी तथ्य सामने थे, material placed on the record जो थे, it is evident that the relationship has become deeply embittered and acrimonious over the years. इतने सालों के दौरान ये पाया गया है कि दोनों के बीच के संबंध जो है काफी कटु हो गए हैं, acrimonious हो गए हैं, embittered हो गए। They have a 17 years old daughter whose well-being, care and future stability must remain paramount. न्यायालय ने माना कि 17 वर्ष की लड़की जो है उसकी देखरेख और उसके भविष्य को देखते हुए उसकी केयर सुनिश्चित की जानी आवश्यक है, वो must remain paramount है। आगे देखते हैं। In these circumstances, we see no purpose in perpetuating a legal bond that has long ceased to have any substance. न्यायालय ने माना कि अब कोई पर्पस नहीं रह गया है कि इस कानूनी बंधन को जो है आगे बढ़ाया जाए, जो कि पूर्व में ही खत्म हो चुका है दोनों पक्षकारों के बीच। कंटिन्यूइंग द मटेरियल टाई वुड सर्व नेदर द स्पाउसेस नॉर द चाइल्ड, और किसी प्रकार कोई अच्छा सर्व नहीं करेगा, न ही पक्षकारों के न ही उनके बच्चों को।
इट वुड ओनली प्रोलॉन्ग हॉस्टिलिटी एंड इम्पीड देयर एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड विद डिग्निटी। और ये सभी मात्र जो है उनके बीच और कटुता को बढ़ाएगी और जीवन सम्मान पूर्वक जीवन जीने नहीं देगी। बी देयरफॉर अफर्म द व्यू दैट द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर। और न्यायालय ने माना कि मेरे राय में जो है कि मैरिज जो है टूट चुका है और इसमें रिपेयर की कोई संभावना नहीं है एंड दैट डिसोल्यूशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और न्याय हित में जो है इसे डिसोल्यूशन किया जाना आवश्यक है एंड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल कंसर्न। We now turn to the question of paramount alimony। अब आगे न्यायालय लिखते हैं एलिमनी की बात करते हैं कि द रिस्पोंडेंट हस्बैंड इज ए सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर होल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबल पब्लिक पोजीशन and is therefore under a heightened obligation to ensure fair, adequate and defined financial security to his wife and daughter। न्यायालय ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड है वो जुडिशियल ऑफिसर के रूप में जो है कि एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक पोजीशन पे बैठे हुए हैं और इनका ऑब्लिगेशन बनता है कि जो फेयर, एडिक्वेट और डिग्निफाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो अपने वाइफ और बच्ची को दें। द अप्लेंट वाइफ हु इज प्रेजेंटली नॉट इंगेज इन लीगल प्रैक्टिस। न्यायालय ने कहा कि अभी जो पत्नी जो है अप्लेंट जो है वो लीगल प्रोफेशन में नहीं है, इज इंटाइटल्ड टू मेंटेन ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ब्रॉडली कॉमर्जरेट विथ व्हाट शी एंजॉय ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज। और उन्हें अधिकार है कि शादी के दौरान जो वो एंजॉय कर सकती थी अपने लाइफ को जिस तरीके से, उस तरह का साधन उनको दिया जाए। द चाइल्ड नाउ 70 years ऑफ एज, जो बच्ची है 17 वर्ष की हो चुकी है एंड सून टू परस्यू हायर एजुकेशन, और उन्हें उच्च शिक्षा भी प्राप्त करनी है। विल आल्सो रिक्वायर कंटिन्यूड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। उन्हें भी जो है कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, कंटिन्यूड फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ताकि उनका भी जीवन स्थिर रहे। नेक्स्ट है हैविंग रिगार्ड टू द इनकम स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट the respondent husband and to ensure that the appellant wife is placed in a position of reasonable financial independence, we are of the considered view that the amount of permanent alimony awarded by the high court requires enhancement। तो यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि उनके इनकम स्टेटस को देखते हुए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए हमें इंश्योर करना होगा कि जो अपलेंट वाइफ है उन्हें जो रीजनेबल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त हो। इसलिए न्यायमूर्ति द्वय ने माना कि उनके व्यू के अनुसार कि अमाउंट ऑफ द परमानेंट एलिमनी अवॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट रिक्वायर्स एनहांसमेंट। उन्होंने माना कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमानेंट एलिमनी प्रदान किया गया है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अकॉर्डिंगली द सम ऑफ ₹30 lakhs अवॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट इज इनहांस्ड टू ₹50 lakhs। इसलिए जो 30 लाख रुपए जो हाई कोर्ट के द्वारा अवार्ड किए गए थे परमानेंट एलिमनी के रूप में, उसे बढ़ाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 50 लाख रुपए कर दिया। Which shall be paid by the respondent। और ये जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड के द्वारा जो अपलेंट वाइफ को जो है 3 मंथ के अंदर में जो है कि इस जजमेंट को पारित होने के अंदर देने के लिए आदेशित किया गया। आगे देखते हैं द रिमेनिंग डायरेक्शन इशूड बाय द हाई कोर्ट नेमली। अब जो हाई कोर्ट ने जो रिमेनिंग डायरेक्शन दिया था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पहला चीज तो जो 30 लाख रुपए जो थी हाई कोर्ट ने दिया था उससे बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए कर दिया। और बाकी जो डायरेक्शन जो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उसके संदर्भ में आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। द रिमेनिंग डायरेक्शन इशूड बाय द हाई कोर्ट नेमली फर्स्ट इज डिपॉजिट ऑफ द इंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द LIC पॉलिसी अप्रोक्सीमेटली ₹41 lakhs इन द डॉटर्स अकाउंट। पहला जो था कि 41 लाख रुपए जो LIC का जो आने वाला है वो बेटी के अकाउंट में डालना था। मंथली डिपॉजिट ऑफ ₹30,000 until she is able to maintain herself। दूसरा था 20,000 रुपए प्रति माह देना है जब तक कि बच्ची जो है कि स्वयं निर्वाह करने के लिए काबिल नहीं हो जाए। आगे तीसरी बात जो थी कि बियरिंग ऑल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स हर मैरिज, जो बच्ची की शादी में होने वाली जो भी खर्चे होंगे वो पिता के द्वारा व्यय किया जाना है। नेक्स्ट जो था द प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिसइनहेरिटिंग द डॉटर आर अपहेल्ड एज शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट। और जो चौथी बात थी जो हाई कोर्ट ने कही थी कि पिता जो है रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है जो बच्ची के पिता हैं वो डिसइनहेरिट नहीं करेंगे अपने बच्ची के अधिकार को, अर्थात जो संपत्ति में बच्ची का अधिकार होगा उससे वो अलग नहीं की जा सकती, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा था। ये सभी बातें जो है जो हाई कोर्ट ने कही उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कि कंटिन्यू किया, अपहेल्ड किया एंड शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट। केवल सब्जेक्ट टू एक मॉडिफिकेशन हुआ कि जो
30 लाख रुपए जो परमानेंट एलुमनी थी उसे केवल एनहांस किया, बाकी चीजें जो हाई कोर्ट ने अफर्म किया था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपहेल्ड कर दिया गया। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ रुपीज 50 lakhs awarded herein as a permanent alimony shall be treated as full and final settlement of all monetary and other claims arising out of the marital relationship between the parties। यहाँ कोर्ट ने कहा कि जो 50 लाख रुपए की जो एलुमनी दी गई है, परमानेंट एलुमनी अपलेंट वाइफ को प्रदान की गई है, वो ट्रीटेड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट माना जाएगा ऑफ ऑल मॉनेटरी एंड अदर क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ मैरिटल रिलेशन बिटवीन द पार्टी। जो विवाह से संबंध से जो भी क्लेम्स अराइज आउट हुए हैं, मॉनेटरी हो या कोई अदर क्लेम हो, उसके रिगार्ड में 50 लाख रुपया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। ऑल पेंडिंग, आगे जो डायरेक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स वेदर सिविल और क्रिमिनल इंस्टीट्यूटेड बाय अदर पार्टी अगेंस्ट द अदर एंड अराइजिंग फ्रॉम द मैरिज शैल स्टैंड क्लोज इन द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रोसीडिंग जो उन दो पक्षकारों के विवाह से उद्भूत हुए हों, चाहे वह सिविल हो क्रिमिनल हो, जो पक्षकार एक दूसरे पे किए हों, सभी जो है कि माना जाएगा कि क्लोज हो गया in terms of the settlement. The appellant wife shall furnish the requisite bank details to the respondent husband to facilitate compliance with the above directions। यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि अपलेंट वाइफ को जो है कि जो रिक्विजिट बैंक डिटेल्स है रिस्पोंडेंट हस्बैंड को जो है कि प्रदान करना है, देना है, ताकि वह जो है कि जो भी डायरेक्शन कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, अपेक्स कोर्ट के द्वारा, उसका पूर्ति वो करे, उसको कंप्लायंस करें उसको। 13 में लिखते हैं इन व्यू ऑफ द एबव द प्रेजेंट अपील स्टैंड डिस्पोज ऑफ द डिग्री ऑफ डिवोर्स ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट इज अपहेल्ड एंड द डायरेक्शन रिलेटिंग टू परमानेंट एलिमनी स्टैंड मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट। इसमें इन्होंने यही लिखा कि प्रेजेंट अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और डिग्री ऑफ डिवोर्स जो ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट जो था उसको अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और डायरेक्शन रिलेटिंग टू परमानेंट एलिमनी जी थी स्टैंड मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट, जो कि 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया, ये बात लिखी हुई है। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ, आगे लिखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन यदि पेंडिंग है तो उसे डिस्पोज ऑफ माना जाएगा। और ये था जजमेंट। आशा है कि मैंने कुछ चीजों को समझाने का प्रयास किया है। यदि कुछ चीजें शेष रह जाती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज बस इतना ही। लेटेस्ट जजमेंट एवं लीगल अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।